इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम जो आपका 7 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है। जो 7 अगस्त को सारे क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं आपके जीके जीएस के, उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में देखने वाले हैं। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें जल्दी से। और शुरू करते हैं कि क्या पूछा गया है और आगे क्या पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन आया है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस स्थान पर किया गया था। तो इसका राइट आंसर है उत्तराखंड में। जो ये आपका 38वें खेल हैं उनका आयोजन उत्तराखंड में किया गया था। इसमें डिटेल में देखते हैं इसे कि 38वें राष्ट्रीय खेल 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक उत्तराखंड के 8 जिलों के 11 शहरों में आयोजित किए गए थे। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह के मुख्य अतिथि थे। और 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या है। तो 38वें खेलों का जो राष्ट्रीय शुभंकर है यह है मौली, जो उत्तराखंड के राज्य पश्चिम मोनाल से प्रेरित है। अगला 38वें राष्ट्रीय खेलों की टैगलाइन क्या है। तो यह संकल्प से शिखर तक। ये जितने भी हम एक्स्ट्रा फैक्ट करा रहे हैं ये आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगला पॉइंट है, इस वर्ष राष्ट्रीय खेलों की थीम क्या थी। तो इसका राइट आंसर है हरित खेल थी। जो इस वर्ष 2025 में राष्ट्रीय खेलों की थीम थी यह थी हरित खेल। अगला पॉइंट, इस आयोजन में 35 खेलों का आयोजन किया गया था। सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड की टीम ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में कुल 121 पदक जीते हैं और 121 पदक जीत करके ये प्रथम स्थान पर आई है। अब 121 पदक किस प्रकार से हैं कि 68 जो है स्वर्ण पदक हैं, 26 रजत पदक और 27 कांस्य पदक हैं। अब जो दूसरे स्थान पर टीम आई है वो कौन सी है तो देखते हैं। महाराष्ट्र ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में 54 स्वर्ण पदकों के साथ 201 पदक जीतकर पदक तालिका में दूसरा स्थान हासिल किया है। तो ये दूसरे स्थान पर क्यों आई है कि इसके जो स्वर्ण पदकों की संख्या है वो जो पहले जो जीती है उससे कम है। तो देखते हैं, हरियाणा ने कुल 153 पदक जीते हैं, उनमें से 48 स्वर्ण पदक हैं, 47 हैं रजत और 58 कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में तीसरा स्थान हासिल किया है। और अगला पॉइंट है, 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है दोस्तों, इस क्वेश्चन को अच्छे से याद जरूर रखिएगा। तो कौन सा राज्य करने वाला है, यह है मेघालय। 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी मेघालय करने वाला है, याद रखिएगा। और दूसरा क्वेश्चन आपको देखने को मिला था कि अनुच्छेद 48(a) किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है पर्यावरण और वन संरक्षण से। डिटेल में देखते हैं इसे एक्स्ट्रा फैक्टर के आगे परीक्षा में क्या पूछा जा सकता है। तो अनुच्छेद 48(a) को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया था। दोस्तों ये क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा फैक्ट है ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद से संबंधित 2-3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, तो अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चनों को जरूर देखिएगा। अगला पॉइंट, इसके अंतर्गत राज्य का यह कर्तव्य है कि वह पर्यावरण, वन और वन्य जीवों की रक्षा और सुधार सुनिश्चित करे। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन, 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है मतदान की आयु से, मतलब कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर देने से। जो 61वां संविधान संशोधन था ये मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर देना था, याद रखिएगा। और इसे डिटेल में देखते हैं। डिटेल में आपका एक्स्ट्रा फैक्ट है, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए मतदान की आयु किस वर्ष से 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। यह संशोधन अनुच्छेद 326 में
बदलाव करके लाया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था अधिक युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल करना था। अगला पॉइंट, यह संशोधन 1989 में लागू हुआ था और पहला संविधान संशोधन 1951 पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान भूमि सुधार कानून 9वीं अनुसूची में जोड़े गए थे। अगला पॉइंट, 7वां संविधान संशोधन 1956 भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार। ये इसमें क्या थे? भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन थे। अगला पॉइंट, 10वां 1961 में हुआ था। जो संविधान संशोधन था 10वां, ये 1961 में हुआ था। दादरा व नगर हवेली भारत में शामिल की गई थी इसमें। 12वां संविधान संशोधन 1962 गोवा दमन द्वीप भारत में शामिल किए गए थे। 42वां संविधान संशोधन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि 42वां संविधान संशोधन 1976, इसमें क्या है? प्रस्तावना में समाजवादी पंथनिरपेक्ष अखंडता और मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अगला पॉइंट है 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था, ये हुआ था 1992 में। इसमें क्या था? पंचायतों को संवैधानिक दर्जा 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन जो परीक्षा में आपको देखने को मिला है, ये है भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर था स्टैचू ऑफ यूनिटी, और ये कहाँ पर है? ये है गुजरात में। एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है जो परीक्षा में पूछा जा सकता है? तो एक्स्ट्रा फैक्ट है, यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। अगर पूछी जाती है कि भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा किसकी है, तो इसमें आंसर आएगा आपका सरदार वल्लभ भाई की प्रतिमा है, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है। यह गुजरात के केवड़िया नर्मदा जिले में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? गुजरात के केवड़िया नर्मदा जिले में। अच्छे से याद कीजिएगा दोस्तों, परीक्षा में पूछे जाने की बहुत ही संभावना है। तो और इसका उद्घाटन कब हुआ था? 31 अक्टूबर 2018 को किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन था आपका, भारत का कौन सा राज्य अपनी चाय के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर है असम। बहुत ही चर्चा में रहता है क्वेश्चन और परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता रहता है कि भारत का कौन सा राज्य अपनी चाय के लिए प्रसिद्ध है, और ये इस बार परीक्षा में पूछा गया है जो 7 अगस्त को अभी हुई है। तो इसके लिए प्रसिद्ध है असम राज्य। अगला क्वेश्चन था, डिटर्जेंट पाउडर में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर था सल्फोनिक अम्ल का। और आगे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? इससे संबंधित पूछा जाएगा कि डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा प्रमुख रसायन मौजूद होता है? तो इसका जो मौजूद होता है ये होता है सोडियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन, भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास में अमेरिकी सेना की टुकड़ी का क्या नाम था? तो इसका नाम था 11th एयरबोर्न डिवीजन। जो भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास में अमेरिकी सेना की टुकड़ी का नाम था 11th एयरबोर्न डिवीजन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, संगम साहित्य क्या था? तो इसका राइट आंसर है संगम साहित्य प्राचीन तमिल भाषा में रचित प्राचीन साहित्य संग्रह था। इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट है, यह साहित्य 300 ईसा पूर्व से 300 ईसा पश्चात तक लिखा गया था। आगे क्वेश्चन, भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? अगला क्वेश्चन आपका ये देखने को मिला है कि भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं, तो ये स्थित हैं मध्य प्रदेश में। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं इसमें, ये गुफाएं शैल चित्रों और पूर्व ऐतिहासिक मानक सभ्यता के प्रमाणों के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला पॉइंट, भीमबेटका की गुफाओं को 2003 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन देखने को मिला है, हाल ही में आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर किसे बनाया गया है? दोस्तों
करंट अफेयर्स से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं और मिले हैं। जो 7 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ है उसमें करंट अफेयर्स से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। तो करंट अफेयर्स अच्छे से याद करके जाइएगा। खास करके आपको ये एक जो 2025 की करंट अफेयर्स है इससे तो अच्छे से रिवीजन करके जाइएगा। चलिए देखते हैं हाल ही में जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बनाया गया है, ये बनाया गया है पूनम गुप्ता को। इसी डिटेल में देखते हैं। पूनम गुप्ता को 2 अप्रैल 2025 को 3 वर्ष के पदावधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। तो अगर परीक्षा में पूछा जाता है ये पूनम गुप्ता हैं, इन्हें कब नियुक्त किया गया है, तो ये 2 अप्रैल 2025 को नियुक्त किया गया है। अगर पूछा जाता है कितने वर्षों के लिए, तो ये 3 वर्षों की पदावधि के लिए नियुक्त किया है इन्हें। और ये किसकी डिप्टी गवर्नर है, तो आरबीआई की। इन सभी पॉइंटों को अच्छे से याद नोट करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन, अगला इसमें पॉइंट देखते हैं। इनसे पहले कौन थे जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर थे, ये इनसे पहले कौन थे, तो इससे पहले थे माइकल डी पेत्रा, जो 14 जनवरी 2025 को कार्यकाल समाप्त हुआ है इनका। अगला पॉइंट, आरबीआई के नए गवर्नर की नियुक्ति कब हुई, तो कब हुई है, 12 दिसंबर 2024 को। वहाँ पे डिप्टी गवर्नर था और ये नीचे आरबीआई के जो गवर्नर हैं इसकी 12 दिसंबर 2024 को हुई है नियुक्ति, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि एआई से संबंधित और कौन से राज्य ने हाल ही में योजना की शुरुआत की है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसकी, ये एआई से संबंधित कौन से राज्य ने इस योजना की शुरुआत की है, तो इसका राइट आंसर था तेलंगाना ने। जो एआई है इसकी शुरुआत तेलंगाना ने की है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य एआई स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना है और एआई तकनीक का सरकारी कार्यों में उपयोग करना और एआई शिक्षा एवं कौशल विकास को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन, राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है, तो इसका राइट आंसर है एडवोकेट जनरल। राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है एडवोकेट जनरल। अगला इसमें पॉइंट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार महाधिवक्ता जो एडवोकेट जनरल होता है राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है और इसकी नियुक्ति कौन करता है। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो ये करता है आपका राज्यपाल। जो एडवोकेट जनरल होता है इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, अच्छे से याद जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आया है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर भारत में। जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं ये पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर भारत में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के पूर्वी हिमालय का नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर है नामचा बारवा हिमालय। इसमें पॉइंट है, यह छोटी तिब्बत स्थित है, ये छोटी तिब्बत में स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 7,782 मीटर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो ये किसके प्रति होते हैं, ये होते हैं राज्य विधानसभा के, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है इसमें, भारत के संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, याद रखिएगा इसे। अगला क्वेश्चन, रडार का प्रयोग सरकार के किस मंत्रालय ने सड़क निर्माण में किया है, तो इसका सही उत्तर है भारतीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने, याद रखिएगा। क्वेश्चन इससे संबंधित पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, रडार ऐप किसने लॉन्च किया है, तो इसका आंसर था भारतीय मौसम विभाग ने। अगला क्वेश्चन, हर घर में जल पहुंचाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है, तो इसका राइट आंसर है जल जीवन मिशन। हाल ही में जो घर में जल पहुंचाने के लिए योजना की शुरुआत की है, यह है जल जीवन मिशन की। दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन करंट अफेयर्स से पूछे जा रहे हैं, तो करंट अफेयर्स बहुत ही ज़रूरी है।
इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि जल जीवन मिशन की शुरुआत कब की गई। ये की गई 15 अगस्त 2019 को भारत सरकार के द्वारा की गई है। अगला पॉइंट है ऐसी योजना का उद्देश्य, मतलब कि इस योजना का जो उद्देश्य है ये 2024 तक हर घर ग्रामीण घर को नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बौद्ध धर्म में एकल कथा का संग्रह किस ग्रंथ से मिलता है। तो इसका सही उत्तर है जातक कथाओं से। जातक कथाओं से। इससे संबंधित और भी क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछे जा सकते हैं। तो यह कथाएं भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी है। अगर पूछा जाता है कि ये कथाएं किसके जन्म की कहानी है, तो ये है बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी है। अगला पॉइंट त्रिपिटक, यह बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है जिसमें 3 भाग हैं, विनय पिटक, सूक्त पिटक और अभिधम्म पिटक। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हरित क्रांति में अग्रणी राज्य कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है पंजाब। महत्वपूर्ण पॉइंट है इसमें भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई। 1960 के दशक के अंत में हुई है। परीक्षा में क्वेश्चन ये बन सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 1947 से 1991 तक भारत की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस पर निर्भर थी। तो इसका राइट आंसर है कृषि पर। जो भारत की अर्थव्यवस्था थी ये 1947 से लेकर 1991 तक मात्र और मात्र सिर्फ कृषि पर निर्भर रही है। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछा गया है कंप्यूटर की स्क्रीन के बैकग्राउंड को क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है वॉलपेपर या डेस्कटॉप बैकग्राउंड। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए यदि आपका एनटीपीसी परीक्षा का कोई भी आपकी एग्ज़ाम है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको दिन ब दिन एग्ज़ाम नहीं होता है आपका, जब तक आप वीडियो को देखते रहें और आपको लेवल पता चलता रहे कि कहाँ से पूछा जा रहा है और कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। धन्यवाद।